1905 ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से पर ब्रिटेन का शासन था और भारत उसका सबसे कीमती उपनिवेश। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन अंग्रेजी सरकार की फाइलों में एक नाम बार बार दर्ज हो रहा था। आखिर ऐसा क्या था बंगाल में जिससे पूरी ब्रिटिश सरकार चिंतित थी? Go home. This is our home. उस समय बंगाल आज के पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था। इसमें बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम के बड़े हिस्से भी शामिल थे। लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला यह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली प्रांत था। लेकिन अंग्रेजों की असली चिंता उसका विशाल आकार नहीं थी, बल्कि वहां तेजी से उभर रही राष्ट्रवादी चेतना थी। उन्हें डर था कि अगर बंगाल में राष्ट्रवाद इसी तरह बढ़ता रहा तो उसकी चिंगारी पूरे भारत में फैल जाएगी। कोलकाता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था और यहीं से अखबार निकलते थे। यहीं विश्वविद्यालयों में नई पीढ़ी तैयार हो रही थी और यहीं से अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें उठ रही थीं। शिक्षित मध्यम वर्ग, वकील, पत्रकार, छात्र और बुद्धिजीवी अब खुलकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने लगे थे। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि अगर इस राजनीतिक चेतना को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में इसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। तभी भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन एक नई योजना लेकर सामने आए। उन्होंने दावा किया कि बंगाल इतना बड़ा हो गया है कि उसका प्रशासन प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए बेहतर प्रशासन के लिए उसका विभाजन आवश्यक है। पहली नजर में यह तर्क बिल्कुल व्यवहारिक लगता था, लेकिन भारतीय नेताओं ने तुरंत सवाल उठाया, अगर समस्या केवल प्रशासन की है तो विभाजन धार्मिक आधार पर क्यों किया जा रहा है? यहीं से अंग्रेजों की मंशा पर संदेह गहराने लगा। भारतीय नेताओं का मानना था कि प्रशासनिक सुधार केवल एक बहाना है, असली उद्देश्य था फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना। अंग्रेज समझ चुके थे कि यदि बंगाल के हिंदू और मुसलमान मिलकर राष्ट्रवादी आंदोलन चलाते रहे तो ब्रिटिश सरकार को टिकाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रेखा खींचने का फैसला किया जो केवल नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दूरी पैदा कर सके। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। पुराने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला था पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई और जहां मुस्लिम आबादी भी बहुसंख्यक थी। दूसरा था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता रही और जहां हिंदू आबादी अधिक थी। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों तक विरोध होगा और फिर लोग इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। 16 अक्टूबर की सुबह बंगाल में जो दृश्य था उसने स्वयं अंग्रेजों को भी चौंका दिया। लोगों ने उस दिन अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए। हजारों लोग गंगा के घाटों पर एकत्र हुए। फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहे थे और यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि तुम हमें नक्शे पर बांट सकते हो लेकिन हमारे दिलों को नहीं। इसी समय रविंद्रनाथ ठाकुर स्वयं लोगों के बीच उतरे और उन्होंने एकता का संदेश दिया। उनके गीत और कविताएं आंदोलन की आवाज बन गई, लेकिन विरोध केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। भारतीयों ने फैसला किया कि अगर अंग्रेज आर्थिक रूप से भारत का शोषण कर रहे हैं तो उन्हें आर्थिक मोर्चे पर ही चुनौती दी जाएगी। यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले बड़े स्वदेशी आंदोलन का। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हो गया। बाजारों में विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाई गई। छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना होने लगी। भारतीय उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू हुई। पहली बार भारत ने महसूस किया कि सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अपनी खरीदारी की आदत बदलकर भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। बंगाल का आंदोलन धीरे धीरे केवल एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास और उत्तर भारत तक पहुंच गई। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे दिया। कांग्रेस के भीतर भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को नई पहचान मिली, लेकिन आंदोलन जितना तेज हुआ अंग्रेजी दमन भी उतना ही बढ़ गया। सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए गए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और छात्रों पर कार्रवाई हुई। फिर भी आंदोलन रुकने के बजाय और व्यापक होता गया। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं, विद्यार्थी, व्यापारी और आम नागरिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बने।
अंग्रेजों ने बंगाल को बांटकर राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकला। अब पूरा भारत एक साथ जागने लगा था। लगातार 6 वर्षों तक चले स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और जन दबाव ने अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। जिस फैसले को लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए लिया था, वही फैसला अब ब्रिटिश सरकार के लिए राजनीतिक बोझ बन चुका था। आखिरकार 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय की वापसी नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता की ऐतिहासिक जीत थी। पहली बार देश ने महसूस किया कि यदि जनता संगठित होकर किसी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो सकती है। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हार को भी एक नई रणनीति में बदल दिया। बंगाल को दोबारा एक तो कर दिया, लेकिन उसी घोषणा पत्र के साथ एक और बड़ा फैसला कर दिया। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, और इसके पीछे केवल प्रशासनिक कारण नहीं थे। अंग्रेज अच्छी तरह समझ चुके थे कि कोलकाता राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन चुका है, इसलिए सत्ता के केंद्र को उस क्षेत्र से दूर ले जाना उन्हें अधिक सुरक्षित लगा। यानी बंगाल तो फिर से एक हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भविष्य में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव सीधे शासन पर ना पड़े। लेकिन बंगाल विभाजन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उसका रद्द होना नहीं थी। दरअसल 1905 का आंदोलन वह आधार बना जिस पर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय संग्राम का व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ। यही पहली बार स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, जनसभाओं, छात्र आंदोलनों और जन भागीदारी जैसे माध्यमों का संगठित और प्रभावी रूप से उपयोग हुआ। अब आजादी की लड़ाई केवल नेताओं के भाषणों या राजनीतिक प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों का भी आंदोलन बन गई। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इन सिद्धांतों और जनशक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई दी। इस दृष्टि से देखें तो 1905 का बंगाल विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह निर्णायक मोड़ था जिसने पूरे देश को यह विश्वास दिलाया कि संगठित जनशक्ति, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता किसी भी साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। यही विश्वास आगे चलकर 1947 की स्वतंत्रता की सबसे मजबूत नींव बना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।